हेलो गाइस, दिस इज अंकित शुक्ला और मैं मार्स क्लासेस से एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम इनइक्वालिटी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। जी हाँ, वो दूसरा पार्ट जिसमें हमने आपको बोला था कि कुछ आइदर और कंडीशन का डिस्कशन करेंगे, आइदर और केस के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके बाद कुछ एक्सेप्शन हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और हमने ये भी बताया था कि इक्वल साइन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अगर आप पार्ट टू ही डायरेक्टली देख रहे हो तो आप एक बार पार्ट वन देख लो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और पार्ट वन देख लोगे तो पार्ट टू बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू इनइक्वालिटी का। पार्ट टू यहाँ पे सबसे पहले इक्वल के बारे में है कि द इक्वल साइन कैन नॉट create any difference in statement and previous concept पिछले जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उसमें और जो स्टेटमेंट होगा उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा इक्वल साइन। तो ये कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अगर हम स्टेटमेंट आपके सामने रखें a ग्रेटर इक्वल b ग्रेटर इक्वल c इक्वल d इक्वल e एंड इक्वल f, तो अगर हम कंक्लूजन आपके सामने रखें पहला a ग्रेटर इक्वल c तो आप बोलोगे यस इट इज ट्रू बाय द प्रीवियस कंसेप्ट जो हमने लेक्चर वन इनइक्वालिटी के लेक्चर वन में बताया था। दूसरा अगर हम आपके सामने रखें a ग्रेटर इक्वल d तो ये भी ट्रू होगा, या फिर a ग्रेटर इक्वल e ये भी ट्रू होगा। तो यही कह रहा है ना कि इक्वल साइन आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि कंसेप्ट डिफरेंस कोई क्रिएट नहीं कर पाएगा। जो यहाँ पे साइन है जो ही कंटिन्यू हो रहा है। इक्वल साइन का मतलब क्या होगा? इक्वल साइन का मतलब होगा c की जगह पे तुम d भी रख सकते हो, वहां पर e भी रख सकते हो और वहां पे f भी रख सकते हो। तो अगर a ग्रेटर इक्वल c राइट है तो a ग्रेटर इक्वल e f d सब कुछ राइट होगा। और एक बात और जान लीजिए कि ये जो इक्वल साइन है उसका मतलब ब्रेकिंग नहीं होता, उसका मतलब नहीं साइन ब्रेक हो गया, उसका मतलब उसी साइन को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो ये बात भी जानते रहिएगा। ठीक है, और एक चीज कभी ये मत, अगर मैं आपके सामने रख दूं a इक्वल टू ई तो आप इसको सही मत कर देना, ये रॉन्ग होगा। क्योंकि जब दो एलिमेंट के बीच में ग्रेटर या लेस साइन आ जाए तो कभी डायरेक्टली इक्वल साइन ट्रू नहीं हो जाता। तो सवाल ये उठता है इक्वल साइन ट्रू कब होगा? जब आपस में ये इक्वल हो। तो c इक्वल टू एफ या d इक्वल टू एफ या c इक्वल टू ई आप रखोगे तो ये सब क्या होंगे? ट्रू हो जाएंगे। तो कहने का ये मतलब है, छोटा सा कंसेप्ट ये था कि इक्वल साइन का कोई ज्यादा उससे डरने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, तो ये था आपका कंसेप्ट एक तरह से। तो इसको आप देख लीजिए, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हम जो पढ़ेंगे वो होगा ईदर और केस। आइदर और कंडीशन क्या होता है इनइक्वालिटी में? आइदर और कंडीशन देखिए कैसे समझना होगा। इसमें ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया जाए, पहला स्टेटमेंट मान लो लिख दिया जाए a ग्रेटर इक्वल b ग्रेटर इक्वल c ग्रेटर इक्वल d इक्वल टू e। अब आपके सामने कंक्लूजन में रखूं फर्स्ट a ग्रेटर e और सेकंड कंक्लूजन रखूं a इक्वल e। अब दो कंक्लूजन आपके सामने दे दिए गए, दो कंक्लूजन दे दिए गए। अब इसमें तो ऑप्शन कुछ इस तरह होगा ना, मान लो केवल पहला ट्रू है तो आप उसको बोलेंगे ओनली वन ट्रू या ओनली वन फॉलो। केवल दूसरा ट्रू है तो उसको आप बोलोगे ओनली टू फॉलो। दोनों ट्रू है तो आप बोलोगे बोथ फॉलो। ठीक है, दोनों रॉन्ग है तो आप बोलोगे बोथ इज नॉट फॉलो, मतलब दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में उन पांचों में एक ऑप्शन होता है आइदर और का, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू या आइदर फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो। तो ये आइदर और का केस कब आता है? आइदर का जो केस होता है, ये आइदर और का जो केस होगा इसके लिए कुछ कंडीशंस होंगे। कंडीशंस फर्स्ट, पहला कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी बोथ कंटेंट दोनों क्या होने चाहिए? सेम। बोथ कंटेंट शुड बी सेम। दोनों कंक्लूजन के जो कंटेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मतलब ऊपर ए ई है तो नीचे भी ए और ई ही होना चाहिए।
ओके, दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि ब्रेकिंग जो होना है ना, साइन की ब्रेकिंग, साइन साइन शुड बी ब्रेक, साइन शुड बी ब्रेक, ब्रेक इनटू, साइन शुड बी ब्रेक इनटू ग्रेटर और इक्वल, या तो ग्रेटर इक्वल में होना चाहिए या तो लेस इक्वल टू में होना चाहिए, या तो ग्रेटर इक्वल में होना चाहिए या तो लेस इक्वल में होना चाहिए। साइन शुड बी ब्रेक इनटू ग्रेटर इक्वल या फिर लेस इक्वल। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ये रहा। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 3 कहता है, देखो देखो ग्रेटर इक्वल में ब्रेक है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि both conclusion should be both conclusion should be wrong individually, both conclusion should be wrong individually। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए, दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। देखो पहला वाला रॉन्ग है कि नहीं, पहला वाला तो रॉन्ग है, ब्रेकिंग चाहिए है ही नहीं यहाँ पे, दूसरा वाला भी रॉन्ग है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही फोर्थ पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि दोनों को कनेक्ट कर दो, आफ्टर कनेक्टिंग बोथ कंक्लूजन, दोनों को कनेक्ट कर दो, कनेक्ट करोगे तो ये मिलेगा, ग्रेटर और इक्वल को ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। क्या ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, यस सेटिस्फाई कर तो रहा है, सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो फिर इन दोनों में क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा। चौथा पॉइंट ध्यान से समझना, आफ्टर कनेक्टिंग बोथ कंक्लूजन इट शुड बी सेटिस्फाई द स्टेटमेंट, अगर ऐसा हो गया, चारों कंडीशन फुलफिल हैं, चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो यहाँ पे आइदर और केस हो जाएगा। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो आइदर और नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान में हमेशा रखिएगा। चलिए एक और बात आपको बताते हैं जो कि नया है और अपडेटेड वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है, हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे अगर अगर यहां पे ऐसे होता कुछ, z इक्वस टू, स्टेटमेंट है ये, आपका स्टेटमेंट है, अब आपके सामने कंक्लूजन पहला होता, कंक्लूजन फर्स्ट होता कि a is ग्रेटर d और z इक्वस टू d, ऐसा होता, a is ग्रेटर d और z इक्वस टू d। गाइस इसमें भी ना आइदर और केस बन जाएगा, क्योंकि a ग्रेटर d बोला है, a ग्रेटर d, a और d, और a के इक्वल z भी तो है, a के इक्वल z भी तो है, इस z के जगह पे क्या तुम a नहीं लिख सकते थे, इस z की जगह पे a भी तो लिख सकते हो, क्योंकि z और a इक्वल ही तो है। तो अगर हम यहाँ a लिख देंगे तो आइदर और का केस पूरा पूरा बन जाएगा। तो ये देकर कंफ्यूज करता है एग्जामिनर आपको, सो इसके लिए आप थोड़ा सतर्क रहा करिए। जब इक्वल हो ना तो दोनों को देखो, आप सोचोगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम ही नहीं है, अरे भैया z और a इक्वल ही तो है, जहां z रखा है वहां a भी तो रख सकते हो। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर ये देख के आपको कंफ्यूज कर देता है, तो आप इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वहां पर आइदर और का केस बन जाता है, बहुत सारे एग्जामिनर आपको आपसे देख के कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लास्ट में ही आ गए हैं इस चैप्टर के। एक और केस है, एक्सेप्शन केस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं इधर और समझाने के बाद। एक्सेप्शन केस क्या है, एक्सेप्शन केस ये बनता है यहाँ पे, एक्सेप्शन केस यहाँ पर ये बनता है, जैसे स्टेटमेंट आपके सामने कुछ ऐसा दे दिया गया, a ग्रेटर इक्वल b ग्रेटर इक्वल c ग्रेटर इक्वल d, कुछ ऐसा। अब कंक्लूजन आपके सामने रख दिया गया a ग्रेटर d और दूसरा d ग्रेटर इक्वल a। अब देखिए, आप जरा यहाँ पे देखिए, ये एक्सेप्शन है गाइस, एक्सेप्शन है, और यहाँ पे ना आइदर और हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आइदर और का केस इसमें कैसे बनता है, पॉइंट नंबर 1, दोनों कंटेंट सेम होने चाहिए, बोथ कंटेंट शुड बी सेम, बोथ कंटेंट शुड बी सेम, बोथ कंटेंट शुड बी सेम। ओके, सेकेंड पॉइंट इज सेइंग दैट, सेकेंड पॉइंट ये कहता है कंटेंट सेम हो गया। दूसरा पॉइंट ये कहता है ऑल थ्री साइन, all three signs should be present behalf, या फिर ऐसे बोल सकते हो तीनों साइन प्रेजेंट होने चाहिए, तीनों साइन प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू
द सेंस ऑफ एलिमेंट, सेंस ऑफ एलिमेंट। मैं अब समझाता हूं इसका मतलब। पॉइंट 3 क्या है? पॉइंट 3 यही है कि बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट इसमें है ही नहीं, यही 3 है कि कंटेंट शुड बी सेम, तीनों साइन प्रेजेंट तो होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि तीनों साइन दिखे तभी तीनों साइन प्रेजेंट हो, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ एलिमेंट, वो मैं भी समझाता हूं। बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, दोनों रॉन्ग होने चाहिए। तो पहला तो क्लियर है, दोनों कंटेंट सेम है। दूसरा भी क्लियर है कि तीनों साइन प्रेजेंट है। और तीसरा भी क्लियर है, दोनों रॉन्ग भी हैं। तो अब दूसरे का मतलब समझना, शुड बी प्रेजेंट, सेंस ऑफ एलिमेंट का मतलब ये है कि अगर एक बार ए ग्रेटर है तो दूसरी बार डी को ग्रेटर रखना है आपको, किसी भी हालत में। ये इक्वल चाहे जहां हो, चाहे फ्लिप कर सकता है, यहां हो चाहे यहां, कोई बात नहीं। लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि अगर एक बार ए ग्रेटर है तो दूसरी बार डी ग्रेटर होगा। फिर चाहे तुम साइन को ग्रेटर और लेस और इक्वल, तीनों साइन अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। यहां पर तो सेंस भी एलिमेंट का दिखा रहा है, भैया एक बार ग्रेटर है एक बार डी ग्रेटर है और तीनों साइन प्रेजेंट भी हैं, तो फिर भाई इसमें आइदर और हो जाएगा। इसमें क्या होगा? आइदर और। अब एक केस और मैं समझाऊं, ऐसा भी तो हो सकता है, ये ऐसा भी तो हो सकता है, बताइए आप लोग बताइए, क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा भी तो हो सकता है, ए ग्रेटर डी और दूसरी बार डी ग्रेटर है, एक बार ए ग्रेटर एक बार डी ग्रेटर। अब आप कहोगे सर दो ही साइन प्रेजेंट है, नहीं, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ एलिमेंट तीनों साइन प्रेजेंट है, यानी एक बार ए ग्रेटर एक बार डी ग्रेटर, बस, और इक्वल कहीं भी रख दो। अब आप कहोगे, अब देखिए, अब ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मान लो ऐसा कर दूं तो यहां पर तो तीनों साइन प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी आइदर और नहीं होगा इसमें। क्यों? क्योंकि एक बार ए ग्रेटर है दूसरी बार भी ए ही ग्रेटर है, इसमें आइदर और नहीं हो पाएगा। तो मेरी बात, दूसरे पॉइंट का मतलब समझ गए होंगे आप। साइन रहना जरूरी नहीं है, तीनों ये रहना जरूरी है कि एक बार एक एलिमेंट को ग्रेटर दिखाओ, दूसरी बार दूसरे एलिमेंट को ग्रेटर दिखाओ, ये आपको देखना है, ठीक है गाइस। तो आपने देखा, मैंने आपको एक्सेप्शन भी बताया। तो इनइक्वालिटी देखो, सिलॉक्स के बाद हमने इनइक्वालिटी भी फिनिश किया 2 पार्ट में, तो इसको आप अच्छे से देखोगे तो हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, और डाउट सेशन भी होगा इस पे। अब हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम सेटिंग और पजल पे बनाएं, क्योंकि सेटिंग पजल ऐसा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए गाइज, आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोकेंगे। जय हिंद।